सो बाई वेरिंग द कंडक्शन पीरियड ऑफ थायरिस्टर, आप थायरिस्टर के कंडक्शन पीरियड को चेंज करके और इसकी स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर हाई पावर रेटिंग, जहाँ पे ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हम 2 एंटी पैरेलल थायरिस्टर्स लगाते हैं इन ईच फेस। ठीक है, अब जो लो पावर रेटिंग है वहाँ पे आप ट्रायक से काम चला सकते हैं। फॉर लो पावर इंडक्शन मोटर यू कैन यूज ट्रायक इन ईच फेज, आप तीनों फेज में ट्रायक लगा करके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस इज द स्पीड कंट्रोल बाय यूजिंग बाय कंट्रोलिंग द सप्लाई वोल्टेज ऑफ स्टेटर। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड की हम बात करें, नेक्स्ट इज कैस्केड कनेक्शन ऑफ 3-phase इंडक्शन मोटर। सो what do you mean cascade connection of 3-phase induction motor? देखो, कैस्केड कनेक्शन में क्या होता है, फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर वी रिक्वायर 2 इंडक्शन मोटर। हम अगर स्पीड कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें 2 इंडक्शन मोटर की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट शुड बी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, इसको ध्यान से समझिए, ये प्रैक्टिकल में भी आपको है करना है। सो दिस इज फर्स्ट मोटर इज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ये कंपलसरी है। आप यहाँ पे 3-phase सप्लाई देंगे एट सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हमने यहाँ 3-phase सप्लाई दिया एट फ्रीक्वेंसी एफ, जो भी हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी पर हमने इसमें सप्लाई दिया। P1 इज द नंबर ऑफ पोल इन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। द सेकेंड मोटर विच इज कनेक्टेड टू इट मस्ट बी इट मे बी स्लिप रिंग और स्क्वायरल केज, लेकिन फर्स्ट मोटर जो है ये स्लिप रिंग होनी चाहिए। अब जो दूसरी मोटर है हमारी, ये इस तरह से दोनों मोटर के बीच में मैकेनिकल कपलिंग होगी। दिस इज द मैकेनिकल कपलिंग बिटवीन 2 मोटर्स। ठीक है, और इट में बी स्लिप रिंग और स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, हमने मान लिया कोई भी है, इट में बी स्लिप रिंग और स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर कोई भी हो सकती है। इसकी पोल हमने P2 ले ली। ठीक है, मैकेनिकली ये कपल्ड है। अब द इनपुट टू द सेकेंड मोटर is given from the output of the first motor। अब आउटपुट इसका क्या है, जो रोटर में इसकी सप्लाई है, दिस इज द स्लिप रिंग्स, ये हमारी स्लिप रिंग्स है। तो इस स्लिप रिंग के थ्रू इसके रोटर की जो आउटपुट है इट इज गिवन एज इनपुट टू दिस मोटर। ठीक है, इसकी रोटर की जो आउटपुट है वो दूसरे मोटर में इनपुट के तौर पे दी जाएगी। ठीक है, तो यू कैन सी इफ द फर्स्ट इंडक्शन मोटर इज सप्लाइड एट फ्रीक्वेंसी एफ, तो इसकी रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, एस टाइम्स एफ। तो इसी फ्रीक्वेंसी से इसके स्टेटर में सप्लाई दी जाएगी। बात समझ में आ गई। और यहाँ पे हमने इसकी जो रोटर है सेकेंड मोटर की, अगेन दिस इज शॉर्ट सर्किटेड, अगर स्क्वायरल केज हो चाहे स्लिप रिंग हो, इसकी रोटर आपकी शॉर्ट सर्किटेड है। दिस इज द बेसिक कनेक्शन ऑफ कैस्केड कनेक्शन ऑफ 3-phase इंडक्शन मोटर। फिर से आप देख लें, हमने एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर लिया, सेकेंड मोटर में भी स्लिप रिंग और स्क्वायरल केज। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। अब फर्स्ट मोटर में आप नॉर्मल सप्लाई देते हैं सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ। अब जो फर्स्ट मोटर की रोटर की सप्लाई है वो आप सेकेंड मोटर में स्टेटर में देते हैं, सेकेंड मोटर के स्टेटर में देते हैं। मतलब इसकी रोटर में जो वोल्टेज है वो क्या है, वोल्टेज S टाइम्स E2 वोल्टेज फर्स्ट मोटर के रोटर में है और इसकी फ्रीक्वेंसी है S टाइम्स F। सो द सेकेंड मोटर इज सप्लाइड एट रोटर फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट मोटर एंड एट रोटर EMF ऑफ फर्स्ट मोटर। ठीक है, तो इसमें हमने सप्लाई दे दिया। अब इसकी जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी हो गई वो S टाइम्स F है, इसके नंबर ऑफ पोल्स P2 हैं और इसकी जो रोटर है वो हमारी शॉर्ट सर्किटेड है जैसा होता है नॉर्मली। एंड दीज 2 मोटर्स आर मैकेनिकली कपल्ड, ये दोनों जो मोटर्स हैं वो मैकेनिकली कपल्ड होते हैं। ठीक है, अब हम देखें हाउ द स्पीड इज कंट्रोल। इफ वी टॉक अबाउट फर्स्ट मोटर, अगर आप फर्स्ट मोटर की बात करो तो फर्स्ट मोटर में जो सिंक्रोनस स्पीड होगी वो सिंक्रोनस स्पीड क्या हो जाएगी, इट विल बी, फर्स्ट मोटर की जो NS होगी इट विल बी 120F/P। ठीक है, तो जो इसकी रोटर की स्पीड होगी NR, इट विल बी इक्वल टू NS इंटू 1 - S। ठीक है, अब इसकी रोटर की जो स्पीड है वो आप निकाल सकते हैं, NS दिस इज 120F/P इंटू 1 - S। ठीक है, अब जो आपकी P1 में, यहाँ पे P1 हमने P ले लिया पोल,
ठीक है, हियर P1 इज द पोल, नंबर ऑफ पोल। अब आप देखें जो दूसरी मोटर है, इधर जो हमारी सेकेंड मोटर है, सेकेंड मोटर में जो इसकी NR हो जाएगी, इसकी NR की वैल्यू क्या हो जाएगी, मान लिया ये NR1 है, ये NR2 है, इसकी NR की वैल्यू क्या हो जाएगी 120 S टाइम्स F अपॉन P2, चूंकि अब जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो S टाइम्स F है, इंटू 1 माइनस S, इसका मान लिया हमने वैल्यू, S की वैल्यू है S2, स्लिप की वैल्यू है इसकी S2। अब आप एक चीज गौर करिए कि जो इसमें हम सप्लाई देते हैं, एक तो रोटर की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, अगर स्टेटर में आपने फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रखा है तो रोटर की फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज, 2.5 हर्ट्ज, 3 हर्ट्ज, इससे 4 हर्ट्ज, इससे ज़्यादा नहीं होती है। अब इस फ्रीक्वेंसी पे आप सेकेंड मोटर के अगर स्टेटर में सप्लाई दे रहे हैं तो जो सेकेंड मोटर की रोटर होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी, स्लिप क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी। तो स्लिप इज अप्रॉक्सीमेटली S2 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, ये जो है वो 0 के बराबर हो जाएगी, तो हमने इसको 0 मान लिया। तो वी सी कि दोनों मोटर, बोथ मोटर्स आर कनेक्टेड मैकेनिकली, दोनों मोटर जो है वो मैकेनिकली कपल्ड है। सो होना क्या चाहिए, सिंस बोथ मोटर्स आर मैकेनिकली कपल्ड, सो NR1 इट शुड बी इक्वल टू NR2, ये दोनों जो है वो सेम स्पीड पे रन करनी चाहिए। ओके, सो वी सी दोनों को अगर हम इक्वेट करें तो दिस इंप्लाइज 120F अपॉन P, P1 इंटू 1 माइनस S, इट इज इक्वल टू 120S टाइम्स F अपॉन P2, और जो यहाँ पे 1 माइनस S थी, ये 1 माइनस S S2, ये हमारी 0 हो गई। ठीक है, अब दोनों को अगर हम इक्वेट कर दें तो व्हाट वी गेट, आप देख लें, अगर आप दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे 120F इधर भी है, 120, ये तो कैंसिल हो जाएगी, बच क्या जाएगा, आप देख सकते हैं, यू कैन सी P2 इंटू 1 माइनस S, इट विल बी इक्वल टू here P1 into S. Okay, so you will see S, this is equal to P2 divided by P1 plus P2, ये आ रही है हमारी स्लिप की वैल्यू। अगर आप S को निकालेंगे तो ये P2 इंटू S ये इस तरफ जाएगी, तो क्या हो जाएगा P1 प्लस P2 इंटू S, और यहाँ पे P2 है, सो S दिस इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2। अब अगर इस S की वैल्यू को आप पुट कर देते हैं इसमें से किसी में भी, तो आपको रोटर की स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान लिया, यूजिंग दिस वैल्यू, यूजिंग दिस S इन NR1, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगी वैल्यू, NR1 की वैल्यू क्या है, NR1 दिस इज इक्वल टू 120F अपॉन P1 इंटू 1 माइनस S, यही है। अब आप यहाँ पे पुट कर दें इसकी वैल्यू, 120F अपॉन P1 1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2। ठीक है, सो व्हाट वी गेट, यू कैन सी यहाँ पे P1 प्लस P2 माइनस P2, तो 120F अपॉन P1 इंटू P1 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2, यही आ रही है। सो जो स्पीड मिल गई वो क्या मिल गई, 120F डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2, ये हमारी स्पीड मिल रही है। अब देखिए जो रोटर की हमें स्पीड मिली NR, दिस इज इक्वल टू 120F डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2। अब आप यहाँ पे कितनी स्पीड हमें मिल सकती है, देर आर 4 पॉसिबल स्पीड्स हियर, 4 पॉसिबल स्पीड्स, 4 पॉसिबल स्पीड्स। अब 4 पॉसिबल स्पीड्स कैसे मिलेगा, एक तो हमें वैल्यू मिल जाएगी NR की 120F डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2 जो आपने निकाला है, दूसरी वैल्यू NR की क्या मिल जाएगी, 120F डिवाइडेड बाई P1 माइनस P2। P1 माइनस P2 कैसे होगा, इफ वी रिवर्स द फेज सीक्वेंस, अगर आप इसकी फेज सीक्वेंस को चेंज कर देते हैं, इसको आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, इसको आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, जैसे इसकी फेज सीक्वेंस होगी तो ये जो एक्सप्रेशन है जो P1 प्लस P2 निकला है वो P1 माइनस P2 के टर्म में आ जाएगा। तो इफ वी चेंज द फेज सीक्वेंस ऑफ सप्लाई टू द सेकेंड मोटर, तो आपको जो NR की स्पीड है वो क्या हो जाएगी, 120F डिवाइडेड बाई P1 माइनस P2। थर्ड पॉसिबल स्पीड क्या हो जाएगी, 120F डिवाइडेड बाई P1, दैट इज यू आर यूजिंग ओनली फर्स्ट मोटर। ठीक है, अगर हम फर्स्ट मोटर को यूज कर रहे हैं, सेकेंड मोटर इज डिसकनेक्टेड, तो हमें
NR this is equal to 120F divided by P1, and fourth speed NR this will be equal to 120F divided by P2. So there are four possible speeds in this method. One will be 120F divided by P1 plus P2. So second is 120F divided by P1 minus P2. Third will be, if we are using first motor, we have disconnected the second motor, 120F divided by P1. If we are using second motor, disconnected the first motor, so 120F divided by P2. There are four possible speeds in this method. अब what is the main drawback of this method? सबसे बड़ी इसकी कमी क्या है कि if we want to control the speed of an induction motor, we use another induction motor. आपको स्पीड कंट्रोल करने के लिए एक इंडक्शन मोटर के स्पीड कंट्रोल के लिए दूसरे इंडक्शन मोटर की रिक्वायरमेंट हो, दिस इज प्रैक्टिकली नॉट फिजिबल. ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है. तो इस मेथड का इस्तेमाल हम ना के बराबर करते हैं, बहुत कम करते हैं. ठीक है. सो इट वाज द फोर्थ मेथड. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट फिफ्थ मेथड. इन फिफ्थ मेथड वी सी नेक्स्ट इज by injecting, ऐसे लिखो, by injecting EMF to the rotor circuit, by injecting EMF to the rotor circuit, by injecting by injecting INGECTING, by injecting EMF to the rotor circuit. This is very important method. अब इसमें क्या होता है आप समझें. इस मेथड में क्या होता है कि जो रोटर की सर्किट है उसमें हम अलग से एडिशनल एक ईएमएफ इंजेक्ट करते हैं. ठीक है. वी इंजेक्ट एन एडिशनल ईएमएफ टू द रोटर सर्किट विद द हेल्प ऑफ 3-phase स्रैगिंग मोटर. हम एक 3-phase स्रैगिंग SHRAGGING 3-phase स्रैगिंग मोटर, इसकी मदद से वी इंजेक्ट एन एडिशनल ईएमएफ टू द रोटर सर्किट at same frequency as of the rotor frequency. जो हमारी रोटर की फ्रीक्वेंसी है S times F, इसी फ्रीक्वेंसी पर हम 3-phase स्रैगिंग मोटर की मदद से रोटर के सर्किट में एक एडिशनल ईएमएफ इंजेक्ट करते हैं. एंड दिस ईएमएफ मे बी इन फेस और आउट ऑफ फेस ऑफ द रोटर ईएमएफ. रोटर ईएमएफ जो है उसके साथ ये सेम फेज में भी हो सकती है और आउट ऑफ फेज में भी हो सकती है. तो हमने यहाँ क्या लिखा, we inject an EMF to an EMF at the same frequency as of the rotor frequency to the rotor circuit in same phase or आउट ऑफ फेस. ठीक है. तो इससे हमारी स्पीड कंट्रोल अब कैसे होगी आप देखें. जैसे सपोज हम रोटर की अगर सर्किट ले लेते हैं तो रोटर में जो सप्लाई होती है वो कुछ इस तरह से होती है. दिस इज S times E2 और ये रोटर की रिएक्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस. अब यहाँ पे हमने क्या किया, रोटर के साथ एक एडिशनल ईएमएफ इंजेक्ट कर दिया इन द सेम फेज. मान लो ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ पर भी हमने प्लस, और इसका वोल्टेज का नाम हमने दे दिया EJ. दिस इज R2, दिस इज XL2, दिस इज I2. ठीक है. अब अगर इफ वी नेग्लेक्ट दिस रोटर इम्पीडेंस, अगर हम इस रोटर इम्पीडेंस को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो अब जो यहाँ पे दिस इंप्लाइज इफ वी नेग्लेक्ट द रोटर इम्पीडेंस, अगर हमने इसको सेम फेज में इंजेक्ट किया है तो S times E2 दिस इज इक्वल टू EJ. Okay, so S this is equal to EJ divided by E2. So if we increase the EJ, the slip will increase. अगर हम EJ को increase कराएंगे, this implies slip increase करेगी, और slip अगर increase करती है तो NR की value reduce होगी. That is, this method will provide subsynchronous speed. Subsynchronous का मतलब क्या है, बिलो सिंक्रोनस स्पीड. ये हमें स्पीड प्रोवाइड करेगा. ओके. सो दिस इज कि हम उसमें इन फेज में, मतलब सेम फेज में हमने यहाँ पे रोटर में ईएमएफ इंजेक्ट किया. नाउ अगर हम इफ वी इंजेक्ट ईजे इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर हम ईजे को अपोजिट में इंजेक्ट करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में इंजेक्ट करते हैं, मतलब आउट ऑफ फेज में इंजेक्ट करें,
तो सर्किट कैसी हो जाएगी, यू कैन सी दिस इज S टाइम्स E2 और यहाँ पे हमने इंजेक्ट किया दिस इज XL2 R2 और दिस इज EJ और EJ मान लो अब प्लस हमने इधर ले लिया, दिस इज EJ, ये प्लस थी ये माइनस थी, दिस इज इन आउट ऑफ फेस, दिस इज XL2 R2 और यहाँ पे रोटर में जो भी करंट होगी। अगर हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, अगेन अगर हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो S टाइम्स दिस इंप्लाइज S टाइम्स E2 दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ EJ, माइनस ऑफ EJ। What does it mean? S this is equal to minus of EJ upon E2, मतलब slip becomes negative। अगर slip की वैल्यू नेगेटिव होगी इसका मतलब अब you will increase the speed, that is if you increase the EJ तो हमें जो भी स्लिप मिलेगी उस स्लिप की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। स्लिप की वैल्यू नेगेटिव मिलने का क्या मतलब है कि इट विल ऑपरेट एट ए स्पीड अबव सिंक्रोनस स्पीड। अब जो है ये इसका ऑपरेशन सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा स्पीड पे ये हमारी रन करेगी। सो हियर वी गेट सुपर सिंक्रोनस स्पीड, सुपर सिंक्रोनस स्पीड। सुपर सिंक्रोनस स्पीड का मतलब क्या हो गया कि इस मेथड में अगर हम आउट ऑफ फेज में या अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज को इंजेक्ट करते हैं तो हमें जो स्पीड मिलेगी वो मोर देन सिंक्रोनस स्पीड मिलेगी। सो बाय यूजिंग दिस मेथड अगेन यू कैन वेरी द स्पीड बिलो सिंक्रोनस स्पीड एंड अबव सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, अगेन फॉर दिस मेथड वी यूज एन एडिशनल मोटर which is called 3-phase सैगिंग मोटर। ओके, so this is the next method, this was the next method by injecting EMF to the rotor circuit। अब हम अगले मेथड की बात करते हैं which is widely used and this is sixth method which is frequency control method, frequency control method। ठीक है, अब हम फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में बात करें, क्या होती है ये, क्या होता है ये मेथड, फ्रीक्वेंसी हम कैसे कंट्रोल करते हैं। तो अब आप गौर करो, अगर हम लिखते हैं इंडक्शन मोटर में जो आपने सप्लाई दिया V1 दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू E1 विच इज इक्वल टू 4.44 5F TPH इंटू KW, यही इक्वेशन था। हमने सप्लाई दिया, मान लो स्टेटर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गई, मान लिया इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सो दिस इज इक्वल टू 4.44 5F TPH KW। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 डिवाइडेड बाई 4.44 TPH KW इंटू F। ठीक है, सो इन दिस मैथड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मैथड इफ यू डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी, अगर आप फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना शुरू करते हैं तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, हियर अगर वोल्टेज कांस्टेंट है, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करते हैं, मान लिया हमने V जो है दिस इज कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी वी आर डिक्रीजिंग, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, अब फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज होने का क्या मतलब है, फ्लक्स इफ फ्लक्स इंक्रीजेस दैट इज दिस इज फ्लक्स पर पोल, फ्लक्स पर पोल ये हमारी इंक्रीज हो जाएगी। अगर फ्लक्स पर पोल इंक्रीज होगी दैट इज द मशीन विल गो इनटू डीप सेचुरेशन। अब कैसे सेचुरेशन में कैसे जाएगी मशीन, इसको आप समझो। अगर फ्रीक्वेंसी को सपोज हमने हाफ कर दिया, इफ फ्रीक्वेंसी इज हाफ्ड तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डबल हो जाएगी। अब अगर आप BH कर्व प्लॉट करो, BH कर्व चाहे फाई आई कर्व, हम कोई भी प्लॉट कर लें, BH कर्व प्लॉट कर लो चाहे फाई आई कर्व, मान लो ये फाई है और ये आई है, तो कर्व कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, इधर कहीं हमारी रेटेड फ्रीक्वेंसी होगी, सपोज दिस इज कहीं हमारी ये रेटेड फ्रीक्वेंसी होगी फाई रेटेड। अच्छा, ये फाई रेटेड कहाँ होती है, नी पॉइंट के आसपास जो है ये फाई रेटेड हमें मिलती है, और इधर हमारी करंट होगी MMF होगी। ठीक है, अब अगर फ्रीक्वेंसी को आपने हाफ कर दिया तो ये जो फ्लक्स है ये डबल हो जाएगी, फ्लक्स काफी इधर बढ़ जाएगी, मान लो फ्लक्स कहीं इधर आ गई। अब इस फ्लक्स के लिए जो करंट चाहिए वो करंट काफी ज्यादा करंट ये ड्रॉ करेगी, दैट इज कि मैग्नेटाइजिंग करंट इंक्रीजेस ड्रास्टिकली। अगर आपने फ्लक्स को फ्रीक्वेंसी को कम किया तो फ्लक्स काफी तेजी से बढ़ेगी, और जो रिक्वायरमेंट ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट है ये काफी तेजी से बढ़ेगी। और मैग्नेटाइजिंग करंट कई बार जब बढ़ना शुरू होता है तो इट मे बी ग्रेटर देन द रेटेड करंट ऑफ 3-phase इंडक्शन मोटर। जो रेटेड करंट है उससे भी कई टाइम्स ज्यादा हो जाती है। सो मशीन गोज इनटू डीप सैचुरेशन। इसी को हम कहते हैं कि मशीन हैज गॉन इनटू डीप सैचुरेशन। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
ठीक है। इसको अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो आपको वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी अगर हम इन दोनों को एक साथ चेंज कराएं तो फिर ये दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मान लो हमने फ्रीक्वेंसी को भी कम किया और वोल्टेज को भी कम किया तो फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट बनी रहेगी। सो इफ V1 अपॉन F, मतलब इसको अगर हम डिक्रीज करें और V बाई एफ को हम कांस्टेंट बनाए रखें, ठीक है, तो जो फ्लक्स पर पोल है इट विल रिमेन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट बनी रहेगी और जो ये सैचुरेशन की प्रॉब्लम आ रही थी मशीन में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो इसका फायदा क्या होगा, अगर हम वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को अगर हम एक साथ वेरी कराते हैं तो इसका फायदा क्या होगा, दैट इज जो हमने यहाँ पे कंक्लूड किया, वो कंक्लूजन सबसे पहले ये है कि if frequency is decreased, you can write if frequency decreases then also reduce supply voltage, such that V by F ratio remains constant, ठीक है। मतलब मैंने क्या कहा कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर रहे हैं तो ऑल्सो आप रिड्यूस करो सप्लाई वोल्टेज को, सच दैट जो V बाई एफ का रेशियो है ये हमारी कांस्टेंट बनी रहे। इससे क्या होगा कि फ्लक्स पर पोल विल रिमेन कांस्टेंट एंड देयर विल बी नो सैचुरेशन प्रॉब्लम इन द मशीन। फ्लक्स पर पोल हमारी कांस्टेंट रहेगी और मशीन के अंदर कोई सैचुरेशन प्रॉब्लम नहीं होने जा रही। अच्छा, अब इससे हम स्पीड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जो मैं बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम 4 पोल मशीन, ठीक है, और सप्लाई वोल्टेज हमने मान लिया 440 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी हमने 50 हर्ट्ज ले ली, ठीक है। तो एट रेटेड वोल्टेज रेटेड फ्रीक्वेंसी जो अब आपको एनआर की वैल्यू मिलेगी इट विल बी लेस देन और क्लोज टू 1500 आरपीएम। अगर 4 पोल की मशीन है तो जो सिंक्रोनस स्पीड है वो 1500 आरपीएम के आसपास होगी, तो जो एनआर की वैल्यू होगी इट विल बी लेस देन और क्लोज टू 1500 के बिल्कुल करीब होगी लेकिन कम होगी, लेस देन और क्लोज टू 1500 आरपीएम। ओके, नाउ अब हमने क्या किया, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को हमने हाफ कर दिया, वोल्टेज 220 ले लिया और फ्रीक्वेंसी को हमने 25 हर्ट्ज ले लिया, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एनआर, एनआर विल आल्सो बी हाफ्ड, सो एनआर विल बी लेस देन और क्लोज टू 750 आरपीएम। तो एनआर की जो वैल्यू हो जाएगी वो लेस देन एंड क्लोज टू 750 आरपीएम। अगर आप और इसको कम करते हैं, इस तरह से जैसे जैसे आप कम करते जाएंगे तो डिफरेंट सिंक्रोनस स्पीड आपको मिलती चली जाएगी, ठीक है। और देयर विल बी वाइड वेरिएशन ऑफ स्पीड, इट विल प्रोवाइड वाइड वेरिएशन ऑफ स्पीड कंट्रोल। और इस मेथड को हम कहते क्या है, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड जो आज इस्तेमाल हो रहा है, वाइडली इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करें कि इसके लिए हम सर्किट कैसी लेते हैं, क्या चीज कैसे कंट्रोल करते हैं, वोल्टेज को भी और फ्रीक्वेंसी को भी। तो यू कैन सी नाउअडेज नाइस इन्वर्टर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, बहुत अच्छे अच्छे इन्वर्टर्स मार्केट में मौजूद हैं। जैसे हम देखें सर्किट कैसी बनेगी इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। सो वी टेक, जैसे ये 3 फेज सप्लाई है, दिस इज given to the rectifier, ये हमने रेक्टिफायर सर्किट ले लिया, मान लो ये रेक्टिफायर है, दिस इज रेक्टिफायर एंड द आउटपुट ऑफ दिस रेक्टिफायर, जो इसकी आउटपुट है इट इज ये डीसी आउटपुट यहां से मिल जाएगी प्लस माइनस, और इसके आउटपुट को हमने थ्री फेस इन्वर्टर में दे दिया। दिस इज डीसी आउटपुट है हमारा, इसको हमने 3 फेस इन्वर्टर में दे दिया, ओके। एंड द आउटपुट ऑफ दिस इन्वर्टर, दिस इज गिवन एज इनपुट टू द 3 फेस इंडक्शन मोटर। जो इसकी आउटपुट है दिस इज 3 फेस इंडक्शन मोटर। सो व्हाट वी सी, हम देखते हैं कि जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर में जो आप इनपुट दे रहे हैं, दिस इज 3 फेस इन्वर्टर,
जो आप इन्वर्टर में इनपुट दे रहे हैं, सो इट विल कन्वर्ट डीसी इनटू बैलेंस्ड थ्री फेज सप्लाई। ठीक है, ये डीसी को बैलेंस थ्री फेज सप्लाई में कन्वर्ट करेगा, डिसाइडेड बाय द स्ट्रेटेजी एडॉप्टेड इन इन्वर्टर कंट्रोल सर्किट। आप इन्वर्टर के कंट्रोल सर्किट में किस तरह की स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, उसी स्ट्रेटेजी के आधार पे आप यहाँ पे कंट्रोलिंग इसकी कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज अगर हमने मान लो कंट्रोल, पहला हमने कंट्रोल 1, दिस इज कंट्रोल 2, मान लो यहाँ से हमने वोल्टेज को कंट्रोल किया, यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल किया। तो अगर आप दो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं, तो जो आउटपुट पे आपको वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी ये दोनों वेरिएबल वैल्यूज मिलेगी हमें। ठीक है, मैं फिर से आपको कह दे रहा हूँ, नोट कर लें। द आउटपुट ऑफ डीसी is given as input to the three-phase inverter circuit. Okay, so the inverter converts DC into balanced three-phase supply of frequency decided by the strategy adopted in inverter control circuit. ठीक है, इन्वर्टर कंट्रोल सर्किट में आप क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं, उस हिसाब से आप वोल्टेज को भी और फ्रीक्वेंसी को भी दोनों को आप वेरी करा सकते हैं। मान लो हमने पहली कंट्रोल सर्किट में वोल्टेज को वेरी करा लिया और दूसरे कंट्रोल सर्किट में हमने फ्रीक्वेंसी को वेरी करा लिया। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, थ्री फेज सप्लाई इसको रेक्टिफाई किया, डीसी में कन्वर्ट हुई, डीसी के बाद हम थ्री फेज इन्वर्टर की मदद से, और इसमें कंट्रोल सर्किट हम वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल सर्किट में हम दोनों को चेंज करते हैं, और this output is given as input to the three-phase induction motor. Okay, so in this way you can control the speed of induction motor. Now, अब हमने देखा था कि जो मैक्सिमम टॉर्क है, मैक्सिमम टॉर्क, इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था। अगर आप मैक्सिमम टॉर्क आपको ध्यान हो तो उसमें हमने देखा था कि दिस इज इक्वल टू V1 स्क्वायर, मैक्सिमम टॉर्क दिस इज इक्वल टू 3/2 ओमेगा S V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई XL2 डैश, हमने यही पढ़ा है। ठीक है, तो अब आप अगर आगे बढ़ें तो यू कैन सी 3/2 ओमेगा S 2π/ns, ओमेगा S को हमने लिख लिया 2π/ns, ns क्या है, स्पीड इन RPS। ओके, इनटू V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई XL2 डैश, इसको भी आप लिख सकते हैं ओमेगा L, सो 2πf इंटू L। ठीक है, ये हमने L डैश जो भी है L2 डैश ये हमने ले लिया। ओके, सो नाउ यू सी इफ यू चेंज द वोल्टेज, अब देखो NS ये क्या होता है, दिस इज 2f/p, अगर हम RPS में लिख रहे हैं तो दिस इज 2f/p, और अगेन हियर ऑल्सो यहाँ पर भी एक आपकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, सो अगर आप देखो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी V1 और फ्रीक्वेंसी का भी नीचे क्या हो जा रहा है, स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर हो रहा है। सो यू सी मैक्सिमम टॉर्क दिस इज प्रोपोर्शनल टू V1/f का स्क्वायर। ठीक है, मतलब वोल्टेज अपॉन फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। तो अगर मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू देखें तो ये क्या हो रहा है, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों का की जो रेशियो है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो मान लिया कि रेटेड वोल्टेज रेटेड फ्रीक्वेंसी पे जो आपको मैक्सिमम टॉर्क मिल रही है, अगर आपने उसको हाफ कर दिया, अगर मैं वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को हाफ कर दूं तब भी इसके रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो मैक्सिमम टॉर्क है उसकी वैल्यू आप हाफ अगर कर दे रहे हैं तब भी कांस्टेंट होगी। ओके, सो अब जो हमें कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी वो कैरेक्टरिस्टिक कैसी मिलेगी, यू कैन सी, देखो इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक आपको मिलेगी। इसमें हमने रोटर स्टेटर के पैरामीटर्स को हमने यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया है, सिर्फ रोटर के पैरामीटर्स को हम ले रहे हैं। सो अब आप देखें, जैसे ये दिस इज द फर्स्ट स्पीड, ये हमें पहली स्पीड मिल गई। ठीक है, ये मान लिया हमने NS है और ये 0 स्पीड है। ठीक है, दिस इज मैक्सिमम टॉर्क। अब जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी को मान लो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को हाफ कर दिया, ठीक है, चाहे और भी इसकी वैल्यू कम कर दी, तो कुछ इस तरह से आपको दूसरी स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी। तीसरी स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक आपको फिर से कुछ ऐसी ही मिलेगी। चौथी स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक आपको फिर से कुछ ऐसी ही मिलेगी। और जो ये मैक्सिमम टॉर्क है इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाओ। अब आप देख लें, जो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू है ये क्या होगी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट बनी रहेगी। दिस इज मैक्सिमम टॉर्क और इसकी जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट बनी रहेगी। दिस इज NS, दिस इज NS1, दिस इज NS2, दिस इज NS3। सो
आपको यहाँ पे वाइड वेरिएशन ऑफ स्पीड, बहुत ज़्यादा स्पीड का वेरिएशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दिस स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक कैन बी, सॉरी स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक, इसको आप बेहतर तरीके से और बना सकते हैं। तो इस तरफ आप फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है हमारी, डिक्रीज हो रही है, एंड जो v बाई एफ है वो क्या है, कांस्टेंट बनी हुई है। इस तरफ आने पे फ्रीक्वेंसी हमारी डिक्रीज हो रही है और v बाई एफ की जो वैल्यू है ये कांस्टेंट बनी हुई है। सो इस मेथड के माध्यम से आप देख सकते हैं कि वाइड वेरिएशन ऑफ स्पीड, बहुत ज्यादा वेराइटी ऑफ स्पीड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज यूज्ड नाउअडेज। पहले क्या होता था, जैसे डीसी मोटर में आपने पढ़ा था कि डीसी मोटर में आप स्पीड को बेस स्पीड से नीचे भी लेकर के जा सकते हैं, बेस स्पीड से ऊपर भी लेकर के जा सकते हैं। लेकिन थ्री फेज इंडक्शन मोटर में क्या हो रहा था कि वी कैन नॉट चेंज द स्पीड, हम जो है स्पीड को एक लिमिटेड वैल्यूज तक ही चेंज कर पा रहे थे। तो ये जो प्रॉब्लम थी, जो स्पीड को हम लिमिटेड वैल्यू तक चेंज कर पा रहे थे, वो यहाँ पे खत्म हो जा रही है, ठीक है। सो ये तो हमने बात किया जब हमने रोटर के पैरामीटर्स को नेग्लेक्ट किया था। अब अगर हम स्टेटर के पैरामीटर्स को हमने नेग्लेक्ट किया था, अब अगर हम स्टेटर के पैरामीटर्स को भी कंसीडर कर लेते हैं, इफ वी कंसीडर द स्टेटर पैरामीटर्स, ओके, इफ वी कंसीडर स्टेटर पैरामीटर्स, मतलब अब वैल्यूज में क्या क्या आ जाएगी, R1 आ जाएगी, XL1 आ जाएगी, मैग्नेटाइजिंग करंट आ जाएगी। सो इफ वी कंसीडर द स्टेटर पैरामीटर्स, नाउ व्हाट विल हैपन, तो जो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू है इट डिक्रीजेस ए बिट, थोड़ा सा ये डिक्रीज कर जाता है। जो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू है ये थोड़ी सी डिक्रीज कर जाती है। क्यों डिक्रीज करेगी, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा ड्रॉप अक्रॉस R1 एंड XL1, जो हमारी स्टेटर की इंपिडेंस है उसके अक्रॉस थोड़ी सी जो ड्रॉप होती है, तो उसके कारण हमारी मैक्सिमम टॉर्क थोड़ी सी डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो अब जो हमें स्लिप टॉर्क स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी वो कैसी मिलेगी, यू कैन सी कि देख सकते हैं आप, जैसे फर्स्ट केस में अगर, तो अब जो हमें दिस इज NS, अब जो हमें NS की वैल्यू मिलेगी, सॉरी अब जो हमें मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू मिलेगी वो इससे थोड़ी सी कम होगी, अ बिट लेस। जो अब नेक्स्ट मिलेगी वो इससे और थोड़ी सी कम होगी, थोड़ी सी इससे कम होगी। इस तरह से जो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू होगी वो थोड़ी सी कम होगी। दिस इज T, ये यहाँ पे आपको मैक्सिमम टॉर्क कुछ यहाँ मिल गई, यहाँ पे थोड़ी सी और कम हो गई, यहाँ पे थोड़ी सी और कम हो जाएगी, थोड़ी सी और कम हो जाएगी। सो इस तरह से मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू थोड़ी थोड़ी, दिस इज NS1, दिस इज NS2, दिस इज NS3। सपोज दिस इज द लोड टॉर्क, अगर हमने मान लो लोड टॉर्क एक एज्यूम कर लिया, दिस इज सपोज दिस इज द लोड टॉर्क। तो व्हाट वी सी, आप देख सकते हैं कि एट लोअर स्पीड, जैसे जैसे हम स्पीड को कम कर रहे हैं, एट लोअर स्पीड, यू कैन नोट डाउन, एट लोअर स्पीड द पीक वैल्यू ऑफ टॉर्क नेवर बी इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू। जैसे जैसे आप स्पीड को कम करेंगे तो जो लोअर स्पीड होगी, जो उस पर पीक वैल्यू ऑफ टॉर्क है, वो कैनॉट बी इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू। जो हमारी रेटेड वैल्यू, जो हमारी मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू स्टार्टिंग में मिली थी उसके बराबर नहीं मिलेगी। मतलब अगर आप देखो नॉर्मल स्पीड्स पे, लोअर स्पीड्स को आप छोड़ दो, तो नॉर्मल स्पीड पर मैक्सिमम टॉर्क में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, तो मोर और लेस इसको हम कांस्टेंट मानते हैं। लेकिन लोअर स्पीड पे ये जो डिक्रीज है ये सिग्निफिकेंट होता है, वी कैन नॉट नेग्लेक्ट इट। सो एट लोअर स्पीड पीक वैल्यू ऑफ टॉर्क नेवर बी इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। तो इफ वी टेक दिस स्लिप टॉर्क, लोड टॉर्क, अगर हमने ये लोड टॉर्क लिया है, तो सेम लोड टॉर्क कैन बी सप्लाइड एट लोअर एंड लोअर RPM। हियर वी कैन सी कि ये जो सेम लोड टॉर्क है इसको आप लोअर एंड लोअर RPM के माध्यम से भी, जैसे दिस इज द स्पीड, यहाँ पे हमें स्पीड मिल रही है, यहाँ पे हमें स्पीड मिल रही है, यहाँ पे हमें स्पीड मिल रही है, तो एक ही लोड टॉर्क को आप लोअर एंड लोअर RPM पर भी इसको मोटर के माध्यम से ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। बट आपको यही ध्यान रखना है कि जो लोअर स्पीड्स है उस लोअर स्पीड पे जो स्लिप टॉर्क, जो हमें मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू है वो बहुत कम मिलेगी, ठीक है। सो ये हमने देखा। अब एक चीज और है, जो प्रैक्टिकल लिमिटेशंस हैं हमारे, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल लिमिटेशंस
वी कैनॉट गो मे बी फ्रीक्वेंसी लेस देन 10 हर्ट्ज। आप लिख सकते हैं यहाँ पे बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल लिमिटेशंस, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल लिमिटेशंस we cannot go maybe frequency less than 10 हर्ट्ज। 10 हर्ट्ज से नीचे हम फ्रीक्वेंसी पे नहीं जाते हैं बिकॉज आप नोट कर लो, बिकॉज ड्रॉप इन R1 XL1 विल बी टू लार्ज फॉर दैट करंट, बिकॉज ड्रॉप इन R1 XL1 will be too large for that current। अगर R1 XL1 की वैल्यू टू लार्ज फॉर दैट करंट। अब देखिए आप क्या लिखा है यहाँ पे कि जो प्रैक्टिकल लिमिटेशंस हैं, अगर आप 10 हर्ट्ज से नीचे जाते हैं तो जो R1 XL1 के अक्रॉस ड्रॉप होगी वो सिग्निफिकेंट हो जाएगी। जो करंट यहाँ पे आएगी उस करंट की वजह से जो R1 XL1 में ड्रॉप होगी वो सिग्निफिकेंट होगी, और जो टॉर्क की वैल्यू है वो आपकी बहुत रिड्यूस होगी, जो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू है वो बहुत कम हो जाएगी। सो यू कैन से मोर और लेस बट नॉनदलेस, आप लिख सकते हैं बट नॉनदलेस वी कैन गो एट वेरी लो स्पीड। फिर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम काफी वेरिएशन ऑफ स्पीड पे जा सकते हैं, ठीक है। सो क्या अब इस मेथड का कोई लिमिटेशन है, क्या कोई एक्स्ट्रा लॉस होगा इसमें? नो, देयर इज नो एक्स्ट्रा लॉस इन दिस मोटर। कोई भी एक्स्ट्रा लॉस हमारा इसमें नहीं होने जा रहा है। जो स्विचिंग लॉसेस है ये इन्वर्टर सर्किट के क्रॉस जरूर होती है, जो स्विचिंग लॉसेस है वो इन्वर्टर सर्किट में जरूर होगी, लेकिन ये काफ़ी स्मॉलर होती है, तो इस वजह से हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं। तो अगर हम कंक्लूड करें तो मैक्सिमम टॉर्क विल डिक्रीज अ बिट व्हेन स्टेटर इंपीडेंस इज टेकन। जो मैक्सिमम टॉर्क है उसकी वैल्यू थोड़ी सी डिक्रीज करेगी अगर हमने स्टेटर के इंपीडेंस को कंसीडर कर लिया है। एंड जो हमने फर्स्ट कर्व बनाया था उसमें हमने स्टेटर के इंपीडेंस को नेग्लेक्ट किया था, और दिस इज द एक्चुअल कर्व। स्टेटर की इंपीडेंस हमारी जब हम कंसीडर करते हैं तो थोड़ी थोड़ी मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू डिक्रीज करती है, ठीक है। अब देखो ये तो आपने देखा कि स्पीड को बिलो नॉर्मल स्पीड, मतलब सिंक्रोनस स्पीड से नीचे जो स्पीड है सब सिंक्रोनस स्पीड पे आप रन करा रहे हैं। लेकिन अब भी ये डीसी मोटर से बेहतर नहीं है, क्योंकि डीसी मोटर में आप स्पीड को बिलो सिंक्रोनस स्पीड, अबव सिंक्रोनस स्पीड दोनों लेकर के जा सकते हैं। तो क्या यू कैन रन दिस मोटर अबव सिंक्रोनस स्पीड? यस वी कैन। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को, जो आप फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर रहे थे, नाउ अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना शुरू करें, नाउ अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना शुरू करते हैं तो व्हाट विल हैपन? तो जैसे आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेचुरेशन की प्रॉब्लम हो रही थी वो सेचुरेशन की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप यहां पे देखें कि एट हायर स्पीड देन रेटेड स्पीड, जिस तरह से आप डीसी मोटर में स्पीड कंट्रोल को बिलो बेस स्पीड, अबव बेस स्पीड दोनों लेकर के जा रहे थे, तो हम यहाँ इंडक्शन मोटर में अबव बेस स्पीड, हम स्पीड को कैसे कंट्रोल करें? व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी? सो स्ट्रेटेजी इज क्लियर। हमने देखा था फ्लक्स दिस इज प्रोपोर्शनल टू V1 अपॉन F, ठीक है, V1 अपॉन F। तो अब आपने अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया, नाउ अगर आपने F को इंक्रीज किया तो क्या V1 को हम इंक्रीज कर सकते हैं? नो, वी कैनॉट टच V1 को हम टच नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं टच कर सकते हैं? बिकॉज द वाइंडिंग वोल्टेज इज बेस्ड ऑन द इंसुलेशन प्रोवाइडेड इन द मशीन। फिर से आप सुन लें, आप यू कैनॉट इंक्रीज V1। अगर आप V1 को इंक्रीज कराएंगे तो इसका रीजन क्या है कि जो वाइंडिंग वोल्टेज है इट इज बेस्ड ऑन द इंसुलेशन प्रोवाइडेड इन द मशीन, सो वी कैनॉट टच V1। हम V1 को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमने V1 को चेंज नहीं किया, F को हमने इंक्रीज कर दिया, तो ऑब्वियस है सेचुरेशन की प्रॉब्लम तो कोई भी मशीन में नहीं होगी। देयर विल बी नो सेचुरेशन प्रॉब्लम इन द मशीन, ठीक है। और जो वोल्टेज है इट इज मेंटेन्ड एट इट्स रेटेड वैल्यू, या जो भी आपने सप्लाई वोल्टेज दे रखा है उस पर हम इसको मेंटेन करते हैं। V1 की वैल्यू कांस्टेंट होती है, F को हम इंक्रीज कराते हैं, और इस तरह से स्पीड को हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब देखो हम जो टॉर्क है Tmax की वैल्यू की अगर हम बात करें, दिस इज प्रोपोर्शनल टू V1 अपॉन F का स्क्वायर, ठीक है। अब V1 तो कांस्टेंट हो गई, अब अगर F की वैल्यू को आप इंक्रीज करेंगे, अगर आप F की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो यू कैन राइट हियर Tmax दिस इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन F स्क्वायर, और V1 की वैल्यू यहाँ पे क्या बनी हुई है? कांस्टेंट बनी हुई है, ठीक है। तो अब अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कराते हैं तो व्हाट विल हैपन? यू कैन सी
एक चीज और है, आप देखो अगर फ्रीक्वेंसी में आप थोड़ा भी इंक्रीज कराएंगे तो टॉर्क विल डिक्रीज ड्रास्टिकली, टॉर्क बहुत कम डिक्रीज बहुत तेजी से डिक्रीज करेगी, ठीक है। एक चीज और आप बात करो, अगर हम रोटर के करंट की बात करें, ठीक है, रोटर की करंट I2 डैश, तो इसकी वैल्यू क्या थी, इट वॉज V1 डैश डिवाइडेड बाई R2 डैश अपॉन S का स्क्वायर प्लस XL2 डैश का स्क्वायर अंडर रूट, यही हमारी थी रोटर की करंट, ठीक है। अब देखो हायर स्लिप पे, हायर स्लिप का मतलब क्या है, स्लिप की वैल्यू नियर टू 1 अगर होगी तो XL2 डैश इट विल बी मच मच ग्रेटर देन R2 डैश अपॉन S, काफी ज्यादा होगी इससे। तो आप देख सकते हैं कि जो I2 डैश होगी इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, V1 डैश डिवाइडेड बाई XL2 डैश, ठीक है। अब XL2 डैश का मतलब क्या है, V1 डैश डिवाइडेड बाई XL2 डैश का मतलब ओमेगा L, ठीक है। तो मतलब 2 पाई F इंटू L2 डैश जो भी है। तो अगर आप F की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, देखो ये तो कांस्टेंट है, अगर आप F की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियस है जो रोटर की करंट है वो डिक्रीज करेगी, और अगर रोटर की करंट डिक्रीज करेगी तो स्टार्टिंग टॉर्क भी हमारी डिक्रीज करेगी। मतलब जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे, तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो जो स्टार्टिंग टॉर्क है इसकी वैल्यू भी हमारी डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो अब हम स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक कैसे प्लॉट करें, आपको इसको ध्यान से एक एक चीज समझना पड़ेगा। रोटर की करंट हमारी डिक्रीज हो रही है, रोटर की करंट अगर हमारी डिक्रीज होगी तो स्टार्टिंग टॉर्क भी हमारी डिक्रीज होगी। दूसरी बात, अगर आप फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, तो मैक्सिमम टॉर्क ड्रास्टिकली चेंज होगी, ठीक है, काफी तेजी से चेंज होगी, और हम स्पीड को एबव बेस स्पीड लेकर के जा सकते हैं। अब देखिए इसी कैरेक्टरिस्टिक को मैं कुछ इस तरफ बढ़ाता हूं, ठीक है। तो अब कैरेक्टरिस्टिक जो हमें मिलेगी वो कैसी मिल रही है, आप अगर फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा कम कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी को कम करने से जो टॉर्क है वो हमारी काफी तेजी से रिड्यूस हो रही है। तो सपोज हमने फ्रीक्वेंसी को अगर कम कर दिया तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू कैन सी, सपोज NS यहां था, अब जो पहली वैल्यू आएगी वो कुछ यहां से हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सेकंड मान लो टॉर्क कुछ इधर आएगी, इस तरह से, ये काफी तेजी से जो है वो टॉर्क की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो आप देख सकते हैं, मान लो NS थी, इधर हमारी स्पीड रिड्यूस हो रही थी, दिस इज NS H1, दिस इज NS H2, दिस इज NS H3। हायर वैल्यूज हमें जो भी है वो स्पीड की हमें यहाँ पे हायर वैल्यू मिलनी शुरू हो गई। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने स्पीड को थोड़ा सा भी डिक्रीज किया है, सॉरी आपने अगर फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा भी इंक्रीज किया है, तो जो टॉर्क है वो काफी ड्रास्टिकली चेंज हो रही है, काफी तेजी से टॉर्क की वैल्यू हमारी चेंज हो रही है। तो अगर हमने फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा रिड्यूस किया तो टॉर्क काफी तेजी से हमारी चेंज हो रही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरफ हमें जो स्पीड है वो हायर स्पीड, सुपर सिंक्रोनस स्पीड, एंड इस तरफ यू सी सब सिंक्रोनस स्पीड। सो बाय यूजिंग दिस मेथड, अब आप देख सकते हो कि जिस तरह से डीसी मोटर में आप स्पीड को बिलो बेस स्पीड, अबव बेस स्पीड कहीं भी कंट्रोल कर रहे थे, तो इंडक्शन मोटर में भी जो है अब आप बिलो सिंक्रोनस स्पीड, अबव सिंक्रोनस स्पीड, कहीं भी आप स्पीड को लेकर के जा सकते हैं। सो दिस इज द वेरियस मेथड्स ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ 3-फेज इंडक्शन मोटर, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपको ध्यान रखनी है, इसी कैरेक्टरिस्टिक से सारी चीजें क्लियर हो रही है। आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे निकाला था कि स्टार्टिंग टॉर्क जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया तो आपकी मैक्सिमम टॉर्क यहाँ पे कुछ ये हो गई, आपने और इंक्रीज किया तो मैक्सिमम टॉर्क और रिड्यूस हुई, और इंक्रीज किया तो मैक्सिमम टॉर्क और रिड्यूस हो गई। तो जैसे जैसे आप इस तरफ आ रहे हैं तो मैक्सिमम टॉर्क आपकी डिक्रीज होती जा रही है। स्टार्टिंग टॉर्क की अगर आप बात करें तो स्टार्टिंग टॉर्क भी, अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करा रहे हैं तो स्टार्टिंग टॉर्क भी आपकी डिक्रीज हो रही है। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क कुछ यहाँ आई, इसकी स्टार्टिंग टॉर्क कुछ इधर आएगी, इसकी स्टार्टिंग टॉर्क कुछ और इधर आएगी। तो इस तरह से दिस इज द कंप्लीट कंक्लूजन। सो यू कैन सी इन दिस मेथड यू कैन कंट्रोल द स्पीड अबव रेटेड स्पीड एंड बिलो रेटेड स्पीड। आप कहीं भी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं।
अब कुछ दिन पहले तक हमें जहाँ पे वाइड वेरिएशन ऑफ स्पीड की ज़रूरत होती थी तो हम डीसी मोटर का ही इस्तेमाल करते थे. नाउ बाय यूजिंग दिस मेथड, अब मार्केट में वेरी नाइस इन्वर्टर्स आर अवेलेबल. तो आप इन इन्वर्टर्स की मदद से वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को वाइडली चेंज कर सकते हैं और बिलो बेस स्पीड, अबव बेस स्पीड, आप कहीं भी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं. सो दिस इज अबाउट दिस लेक्चर. आप इसको प्रैक्टिस करो, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे भी हमने इन चीज़ों को प्लॉट किया है, और आप इसको करें. और जो भी डाउट है, यू कैन क्रिएट द डाउट्स. थैंक यू.